गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो डिस्कस किया जा रहा है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। ये जो हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर है ना, क्लास 8 के, ये चैप्टर के ऊपर ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाए और ये जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में स्पेशली वहाँ पर डिस्कस किया गया था कि इंडिया में कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पर व्यापार करने आए थे, किस तरीके से व्यापार करने आए थे और व्यापार करने के बाद वो यहाँ पर एम्पायर स्थापन करने के लिए कैसे उन्होंने सोचा था। ठीक है, कैसे तरह से धीरे धीरे करके उनके काम में चेंज आ रहे थे। कैसे पहले वो अपने जो राइवल कॉम्पिटिटर्स थे उन सबको हराया था, फिर बाद में धीरे धीरे करके इंडिया के जो लोकल अथॉरिटी है इस लोकल अथॉरिटी के साथ उन्होंने लड़ा था। फिर यहाँ पर धीरे धीरे अपना कब्जा बनाया, अपना टेरिटोरी एक्सपैंड किया और धीरे धीरे करके कैसे आगे बढ़ रहे थे। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किया था। स्पेशली वहाँ पर 1757 के जो बैटल ऑफ पलासी और उसके बाद 1764 के जो बैटल ऑफ बक्सर थे ना, ये दो बैटल के बारे में वहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ये जो वीडियो था वो वीडियो स्पेशली 1765 के दीवानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था मुगल एम्पायर सेकेंड शाह आलम के पास से, उस चीज़ के बारे में बताया गया था। अब बात है कि उसके बाद से ये वीडियो स्टार्ट होगा। इस वीडियो में जो स्पेशली जिस पोर्शन के ऊपर कवर किया जाएगा कि यहाँ पर 1765 से स्टार्ट करके कम से कम 1857 तक कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपना टेरिटोरी को इंडिया में एक्सपेंड किया था, स्पेशली ब्रिटिश इंडिया में एक्सपेंड किया था। और धीरे धीरे कैसे यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी थे उस अथॉरिटी के साथ उनका कैसे तरीके से अलग अलग क्षेत्र में उनका पंगा हुआ था। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं रेसिडेंट से। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ 1764 में, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने रेसिडेंट्स नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया जो इंडिया के जो स्टेट में थे। स्पेशली उस टाइम में कंपनी बंगाल के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा किया था, तो बंगाल में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रेसिडेंट नियुक्त किया था। दे वर पॉलिटिकली और कॉमर्शियल एजेंट्स। तो ये रेसिडेंट जो थे ना, ये पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक क्षेत्र से और व्यावसायिक क्षेत्र से, कमर्शियल मतलब व्यावसायिक क्षेत्र से ये एजेंट थे। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो इनका जो जॉब था, मतलब इनका जो काम था, ये काम था कि इस चीज़ में सर्व करना कि जो कंपनी को ना मतलब अलग अलग क्षेत्र में उनका मुनाफा दे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। स्पेशली रेसिडेंट का काम था लोकल लेवल में, लोकल लेवल में जो लोग थे उनके साथ साथ ये इनका काम होता था और ये कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और कंपनी को मुनाफा दे, मतलब जितने ज़्यादा पैसा लेकर कंपनी के पास ये प्रोवाइड करे, ये इनका काम था रेसिडेंट का। Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. अब ये जो रेसिडेंट थे ना, ये रेसिडेंट्स के मदद से कंपनी क्या करते थे, जे लोकल लेवल में जो वहाँ के जो इंटरनल अफेयर्स होता था, मतलब लोकल लेवल में जो अथॉरिटी थे वो अथॉरिटी अपने हिसाब से वहाँ का जो शासन करते थे उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अब घुसने लगे। ठीक है, ये रेसिडेंट के मदद से दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन। अब कंपनी ये भी डिसाइड करते थे कि ये जो लोकल अथॉरिटी है यहाँ पर अगर पिताजी मारे जाए तो उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, मतलब एक राजा मारे जाने के बाद दूसरे राजा कौन बनेगा या दूसरे जो अथॉरिटी कौन आएगा, ये भी चीज कंपनी डिसाइड करते, मतलब कंपनी के पास अब इस लेवल तक पावर आ गए थे। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी कौन आएगा, मतलब राजा तो आ गए, ठीक है, राजा आ गए या नवाब आ गए, जो भी हो, अब उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है मतलब वहां पर भी कौन कौन से बंदा रहेगा ये भी कंपनी डिसाइड करता है। ऑब्वियसली कंपनी जो करते थे इस टाइम में वो अपने बंदे को वहां पर रखते थे, ठीक है, अपने एजेंट को वहां पर रखते थे ताकि कंपनी को सुविधा मिले। अब जो ये रेसिडेंट होते ना, ये रेसिडेंट का काम होता था यही इसी जगह में, एक तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और दूसरी जो चीज होता है रेसिडेंट का काम, ये उस जगह में एजेंट करके कंपनी उसे भेजते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जो ये लोकल लेवल में जितने भी टैक्स कलेक्ट करना, मतलब वहां का टैक्स के हिसाब कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ये सभी चीज लोग रेसिडेंट लेवल का लोगों का काम होता था।
ठीक है। तो ये चीज बहुत दिन से कंपनी में चल रहा था। एक्चुअल में कंपनी सबसे इनका सब मुखिया जो काम होता था ना रेसिडेंट लेवल का, ये इनका मुखिया काम होता था कि टैक्स कलेक्ट करना। अब बात है कि इन कंपनी को यहाँ में सबसे ज्यादा जो चीज में प्रॉब्लम होता था वो था लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि लोकल लेवल का लोगों का साथ लैंग्वेज पता आता नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो इंग्लिश बोलते थे, तो और सबसे बड़ी बात यहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं थी। तो ये रेसिडेंट जो लोग होते थे ना, इनके मदद से ये यहाँ के इनके मदद से ये इसके कल्चर के अंदर घुसते थे। तो कंपनी स्पेशली ये रेसिडेंट लोगों को भेजते थे इसलिए कि कॉमन लोगों के साथ या यहाँ के लोगों के साथ ये आसानी से ये घुल मिल सकते, ठीक है। ये रेसिडेंट का काम होता था। नेक्स्ट, अब यहां से कंपनी धीरे धीरे करके क्या किया, कंपनी हमारे जो लोकल अथॉरिटी थे एकदम से लोकल अथॉरिटी के अंदर कंपनी आना स्टार्ट करती है, ठीक है। कंपनी अब धीरे धीरे करके आ रहा है, इंडिया के अंदर घुस रहा है, ठीक है। अब कंपनी एकदम से एक बड़ा कदम लिया, वो था सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सब्सिडियरी अलायंस है क्या चीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज है। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है जो एक्चुअली ये चीज है सहायक गठबंधन, ठीक है, सहायक गठबंधन। अब एक्चुअली है क्या चीज, पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं स्लाइड का, फिर धीरे धीरे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, मतलब इस अलायंस में जो मतलब इस गठबंधन में जो वहां पर जो टर्म्स मतलब जो चीज यहाँ पर बोला गया है, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। जो इंडियन रूलर रहेगा इनके पास कोई इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रहेगा, मतलब कोई स्वाधीन इनके पास आर्म फोर्स नहीं रहेगा। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा, कंपनी के द्वारा उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट हैड टू पे टू द फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस, लेकिन उसके जगह में उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो सब्सिडियरी फोर्स है मतलब कंपनी के जो फोर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसी फोर्स को उनको देखना पड़ेगा, उसे पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। अब कंपनी क्या करता है, कंपनी इसमें क्या होता है, ये कंपनी में इसके लिए कंपनी को पे करना पड़ेगा ताकि कंपनी अपने सोल्जर को भेजे और उनके प्रोटेक्शन करे, ठीक है। ये कंपनी अपने फायदे के लिए भी ये सिस्टम लेकर आए थे। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स उन्होंने पेमेंट देना मतलब फेल हो गया, किसी महीने में पेमेंट देना फेल हो गया, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटोरी, लेकिन तब क्या होगा, उनके अपने जो टेरिटोरी है उस टेरिटोरी का एक छोटा सा पार्ट या बड़ा सा पार्ट जो भी हो वाज टेकन अवे एज पेनाल्टी, तो उसे एक पेनाल्टी के तरीके से उसे ले आ जाएगा, मतलब उसके छीन लिया जाएगा उसके पास। अब बात है सब्सिडियरी अलायंस जो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली, उस टाइम का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने ये सब्सिडियरी अलायंस को उन्होंने लेकर आए थे, सहायक गठबंधन को लेकर आए थे। अब ये इससे जो उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने स्पेशली इसमें जो चीज बोले थे कि मैं उस टाइम में उन्होंने देखा था कि इंडियन जो रूलर्स है, रूलर्स के बीच में कोई यूनिटी नहीं है, एक रूलर दूसरे रूलर के साथ लड़ाई कर रहे हैं हमेशा अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने स्पेशली जो चीज उन्होंने बोला कि इस सहायक गठबंधन में कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हें मदद करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिस एग्रीमेंट में यह बोला जाएगा कि तुम्हारे पास कोई आर्म फोर्स नहीं रहेगा, मेरे आर्म फोर्स तुम्हें हमेशा मदद करेंगे, तुम्हारे आर्म फोर्स को तुम्हारे लोगों को मदद करेंगे, तुम्हें रक्षा करेंगे, लेकिन इसके बदले में मेरे जो आर्म फोर्स है ना उनको तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। और ये मेरे जो आर्म फोर्स जो तुमको रक्षा करेंगे ये तुम्हारे राज्य में रहेंगे, इसे तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, इसे तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस मेरे एक रेसिडेंट जो तुम्हारे राज्यसभा में रहेंगे, ये तुम्हारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स है ना उसको ये कंट्रोल करेंगे, यानी तुम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते बिना हमारे परमिशन लेकर, मतलब हमसे डिस्कस करके ही तुम डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है, अगर तुम एक बार साइन कर लिया, साइन करने के बाद अगर तुम किसी महीने में तुम्हें वहां पर जो तुम सोल्जर रह रहे उस सोल्जर को तुम्हें खिलाने पिलाने में तुम्हें चूक हो गया, ठीक है, या हमें जो इतना पेमेंट करना पड़ रहा है ये पेमेंट करने में भी तुम्हें चूक हो गया, तो पेनाल्टी हम लोग लेंगे। कैसे पेनाल्टी लेंगे, यानी तुम्हारे जो टेरिटोरी है टेरिटोरी का एक हिस्सा हम ले लेंगे, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चाल था सब्सिडियरी अलायंस।
अब बात है कि इस टाइम में बहुत सारे स्टेट थे जो स्टेट वीक थे, अपने आप को रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इस मौके का फायदा उठाया। और जैसे हैदराबाद के जो निजाम थे ना, निजाम ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस में साइन किया था, 1799 में साइन किया था। तो इसी तरह से धीरे धीरे ये पॉलिसी आगे बढ़ रहे थे, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, अब बात है कि उस टाइम के मेन जो पावरफुल किंगडम थे कौन कौन थे। एक जैसे मैसूर थे, दूसरा मराठा थे, ठीक है, ये पावरफुल किंगडम थे। अब ऑब्वियसली सिख एक थे, तो ये सब पावरफुल किंगडम थे। अब मैसूर के पीछे पड़े ब्रिटिश लोग। डेक्कन प्लेटो एरिया में 3 पावरफुल किंगडम थे, तो निजाम थोड़ा सा वीक हो रहा था, निजाम साइन कर लिया सब्सिडरी अलायंस में। अब बात है कि डेक्कन प्लेटो एरिया में मैसूर और मराठा सारे, तो ये दोनों के पीछे लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनके जगह भी चाहिए था। टीपू सुल्तान, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का शेर। मैसूर हैड grown in strength under the leadership of powerful rulers like हैदर अली। अब मैसूर कैसे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा था, ये एक पावरफुल रूलर हैदर अली के अंदर ग्रो हो रहा था। रूल फ्रॉम 1761 टू 1782, जो 1761 से स्टार्ट करके 1782 तक उन्होंने शासन किया था हैदर अली, ठीक है। एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल फ्रॉम 1782 टू 1799, उनका बाद उनका जो फेमस सन आया था 1782 टू 1799 तक टीपू सुल्तान ने शासन किया था। तो ये 2 रूलर ये मैसूर में थे, और ये दोनों ही मैसूर में मतलब पूरे तरीके से राज किया था। मतलब ब्रिटिश को अगेंस्ट में ये दोनों मिलकर मैसूर को ब्रिटिश के मतलब उस टाइम में डेक्कन प्लेटो में एरिया में एक तो मराठा से पंगा लिया था, दूसरे बात निजाम से पंगा लिया था, तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ये पंगा लिया था। तो इसी तरह से ये चल रहे थे। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस पेपर एंड कार्डामम। तो मैसूर क्या करते थे, मैसूर इस चीज में कंट्रोल करते थे, जो डेक्कन प्लेटो एरिया में वहां पर जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड था ना, जिस चीज में प्रॉफिट होता था, मालाबार स्पेशली मालाबार कोस्ट एरिया में, ठीक है, जो केरला के पास जो आता है मालाबार कोस्ट एरिया, वहां पर जो कंट्रोल करते थे, वहां पर कंपनी क्या करते थे, जो चीज खरीदते थे, जैसे पेपर और कार्डामम को खरीदते थे, ठीक है। पेपर मतलब मिर्च और कार्डामम जो इलायची है, तो ये 2 चीज वो लोग खरीदते थे। तो ये 2 चीज को ही पूरा कंट्रोल करते थे, स्पेशली मालाबार कोस्ट जो मैसूर के अंडर आता था, तो ये चीज को कंट्रोल कर लेते थे, ठीक है। अब ब्रिटिश का यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि मालाबार कोस्ट में वो उनको टैक्स देकर ही उनको ये सब चीज खरीदना पड़ रहा है। ऊपर से टीपू सुल्तान ये पूरा चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनके बदले से क्या होता है, जो ब्रिटिश का नुकसान हो रहा है थोड़ा सा, तो उन्होंने चाहते थे कि इस एरिया को कब्जा करना। In 1785, टीपू सुल्तान stopped the export of सैंडलवुड। तो 1785 में क्या किया टीपू सुल्तान, उन्होंने स्टॉप कर दिया सैंडलवुड का, पेपर का और कार्डामम का एक्सपोर्ट करना, ठीक है, मतलब बाहर में भेजना। सैंडलवुड मतलब क्या है, ये है चंदन। डेक्कन साउदर्न पार्ट में चंदन सबसे ज्यादा फेमस है ना, तो ये चंदन, मिर्च और इलायची ये सब बाहर बेचना उन्होंने बना कर दिया। अब बंद हो गया, सरकारी ऑर्डर आ गया थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, तो उसके जो पोर्ट है उस पोर्ट से वो बाहर राज्य के बाहर जाना ये बंद है। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स, तो लोकल जो मर्चेंट्स है उनके राज्य में रहते थे, उनको क्या किया, फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनीज, मतलब कंपनी से ट्रेडिंग करना भी मना कर दिया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच, और ऊपर से क्या किया, ऊपर से फ्रेंच के साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, बहुत ही गहरा रिलेशनशिप बनाया, ठीक है। फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दुश्मन था उसके साथ, मतलब उसका राइवल कंपनी के साथ वो रिलेशन बनाया। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उससे वजह से अपने जो आर्मी थे उस आर्मी को और भी बेहतरीन बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ताकि वो उनका मानना था कि हमारे जो आर्मी है ब्रिटिश के साथ अगर पंगा लेना है, ब्रिटिश के साथ अगर लड़ना है, तो उसी तरीके से मॉडर्न तरीके से हमारे आर्मी को बनाना है। तो इसलिए चाहिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर जो दुश्मन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर वो हमें मदद कर ले तो हमारे आर्मी को हम भी और भी मॉडर्नाइज करना कर सकते हैं। तो इसलिए टीपू सुल्तान इस पॉलिसी को अपनाया। इसके वजह से टीपू सुल्तान और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। अब बैटल ऑफ विथ मैसूर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मैसूर का बैटल देखते हैं। तो एक ही जगह में 2 लोग एक साथ चाहते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते हैं मैसूर को कब्जा करने, और टीपू सुल्तान चाहते हैं अपने मैसूर को, स्पेशली हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ही चाहते हैं अपने मैसूर को रक्षा करने, ठीक है। ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ब्रिटिश अब बहुत ही तेजी से वो चाहते थे वो जैसी तैसी करके इस इलाका को कब्जा करना। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, तो उन्होंने क्या देखा, हैदर और टीपू को है ये एम्बिशियस है, मतलब इनके पास बहुत ही ज्यादा लक्ष्य है, ठीक है। तो ये अपने काम को लेकर और भी ज्यादा एम्बिशियस है, एरोगेंट है,
मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नकचढ़े है। तो एंड क्या है, एंड डेंजरस है, और ये डेंजरस रूलर के अंदर भी आता है, मतलब खतरनाक रूलर्स के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो देखा कि ये एम्बिशियस है, ये अभिमानी है, और ये खतरनाक भी है। तो ये सब चीज़ देखते हुए उन्होंने क्या किया, हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश, तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा और इनको हराना पड़ेगा। 4 wars were fought with मैसूर, तो उन्होंने मैसूर के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया और चारों वार लड़े। 1767 से 69 जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उसके बाद 1780 से 1804 सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड 1790 से 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वार, और फोर्थ 1799। तो 4 एंग्लो मैसूर वार हुआ। Only in the last, the battle of Seringapatam, did the company ultimately win a victory। तो लास्ट बैटल में ही कंपनी उन्होंने बैटल जीता, सेरिंगापट्टम के जो बैटल था उन्होंने विक्ट्री अदा किया। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टम, तो उन्होंने टीपू सुल्तान अपने जो कैपिटल थे उस कैपिटल को बचाते हुए वो उनको मारे गए, और उस कैपिटल का नाम क्या था, सेरिंगापट्टम था। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी, तो मैसूर को फाइनली क्या किया, मैसूर को कब्जा किया, और उनके वहां पर पहले के जो रूलिंग डायनेस्टी थे ना, जिसको हटाकर हैदर अली आए थे, तो वो था उदयर। तो उदयर को वहां पर फिर से दोबारा बिठाया गया। ठीक है, उदयर एक हिंदू डायनेस्टी थे, उनको दोबारा वहां पर बिठाया गया। एंड ए सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, और उस स्टेट के ऊपर आप ये शायद जो गठबंधन है ना, इसको उसके ऊपर अप्लाई किया गया, मतलब अब ये पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए। अब ये जो 4 वार लड़े गए थे पहले, जैसे 1767 से 69, ये पहला वार जैसे देखा जाए, इस वार में ना हैदर अली, तब टीपू सुल्तान आए नहीं थे, तो हैदर अली के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, तो हैदर अली भारी पड़ गए थे। सेकेंड वार जो 1780 से 1784 में हुआ था, इस वार के दौरान हैदर अली का मौत हुआ था। अब 1782 के दौरान टीपू सुल्तान आए थे, लेकिन तब भी इस वार में देखा जाए टीपू सुल्तान का पगड़ा भारी था, और बाद में जाकर ये एक ट्रीटी के वजह से दोनों वार म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के वजह से खत्म हुआ। उसके बाद 1790 से 72 ये वार भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के वजह से खत्म हुआ, लेकिन इस वार के बाद से ही टीपू सुल्तान थोड़ा थोड़ा करके वीक होना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इस वार के बाद से जो मेनली चीज हुआ था, उनके जो टेरिटरी थे, उस टेरिटरी का आधा टेरिटरी ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और उसके बाद टीपू सुल्तान को बार बार फोर्स किया गया था, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली आए, उनका जो सब्सिडियरी अलायंस आए थे, उस अलायंस को टीपू सुल्तान आकर ले, इसलिए उनको बार बार फोर्स किया गया था। तो टीपू सुल्तान तो एक इंडिपेंडेंट रूलर है, वो कभी ये लेना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बाद में लड़ाई करना ही सही समझा, और फाइनली 1799 में वार हुआ, और इस वार में टीपू सुल्तान हारे। उनके जो टेरिटरी है वो टेरिटरी बाद में ब्रिटिश लोग कब्जा कर लिया, हालांकि वो डायरेक्टली नहीं लिया, उन्होंने वहां पर उदयस को उन्होंने वहां पर बिठाया, और उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगाकर वो दूसरी तरीके से उसको अपनी तरह से लिया। ये है टीपू सुल्तान जो मैसूर का शेर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए कॉर्नवालिस के बात किया जा रहा है। कॉर्नवालिस रिसीविंग द सॉन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेजेस, पेंटिंग बाय डैनियल ओम 1793। तो टीपू सुल्तान क्या कर रहे हैं, टीपू सुल्तान का जो बेटे हैं उनको अपना हॉस्टेज बनाया, जो पेंटिंग बनाया गया 1793 में डैनियल ओम के द्वारा। हालांकि ये चीज बता देता हूँ, 1767 से स्टार्ट को जो पहला बैटल हुआ था, पहले बैटल को छोड़ो, लेकिन उसके बाद 2 बैटल जो हुआ था, सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल, थर्ड एंग्लो मैसूर, दोनों बैटल में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उधर से गवर्नर जनरल उस टाइम का थे। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक इंपॉर्टेंट रोल था। और उसके बाद उसी टाइम में जैसे मैंने बताया 1790 से 1792 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार की तरफ उस टाइम में टीपू सुल्तान फंस गया था अपने जो कैपिटल थे उस कैपिटल में, तो उसके वजह से उस टाइम ना उसके बेटे को हॉस्टेज बनाया गया, जब तक वो मतलब अपने टेरिटरी को आधा टेरिटरी ना दे दे। तो इसके वजह से टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा वीक हो गया था इस टाइम में। और फाइनल बैटल जब हुआ था 1799 में ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, उस टाइम के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कॉर्नवालिस नहीं थे उस टाइम में वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए थे, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने फाइनली टीपू सुल्तान को हराया था। नेक्स्ट, टीपू टॉय टाइगर। तो उनके टॉय टाइगर के बारे में यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय एंड दैट टीपू प्रोसेस्ड। तो टीपू ने बनाया था, एक मैकेनिकल टॉय बनाया था जो उस टाइम में, यू कैन सी ए टाइगर मॉलिंग ए यूरोपियन सोल्जर। तो तुम देख सकते हो एक टाइगर जो एक यूरोपियन सोल्जर के ऊपर एक खड़ा है और उसको मतलब मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न्ड, जब ये टाइगर के
हैंडल को लोग खींचा जाता है, मतलब एक हैंडल सिस्टम है इसके शरीर में। द टॉय टाइगर रोआर्ट, टॉय टाइगर क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं, मतलब रोआर्ट करते हैं वो, ठीक है, जैसे शेर करते हैं ना रोआर करना, उसी तरह से करते हैं। एंड द सोल्जर स्ट्रिक्ट, सोल्जर आप क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं, लेकिन उसके मुंह से जो है ना वो मतलब दर्द भरा जो चिल्लाना, ठीक है, दर्द भरा चिल्लाना, और ऊपर से जो भय से जो चिल्लाते हैं वो चिल्लाना उसके मुंह से निकलते हैं। दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। अब ये टॉय टाइगर कहाँ पर है, ये विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम है जो लंदन में है। The British took it away when Tipu Sultan died defending his capital श्रीरंगपत्तनम। तो ब्रिटिश का भी ये लेकर गए थे, जब टीपू सुल्तान को उन्होंने फाइनली हराए थे, टीपू सुल्तान मारे गए थे, और उसके बाद 1799 के जो चौथा में है, उन्होंने उस टाइम में श्रीरंगपत्तनम से ये टॉय टाइगर को इंग्लैंड में लेकर गए थे, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए जो साउदर्न पार्ट में तीन बड़ा जो टेरिटोरी था, एक तो हैदराबाद की जो निज़ाम है वो ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन कर लिया, सब्सिडारी अलायंस, यानी वो ब्रिटिश के पास ऑटोमेटिकली हैदराबाद के एरिया पूरा आ गया। दूसरी बात है कि जो टीपू सुल्तान को हरा दिया, हराने के बाद मैसूर के ऊपर उनका प्राय लगभग कब्जा हो गया, और बाकी था मराठास। अब मराठास को हराने के बाद साउदर्न पार्ट में, साउदर्न इंडिया में पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा ब्रिटिश का। अब मराठास को कैसे हराया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. तो मराठास एक टाइम से ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, स्पेशली मराठास जो तीन पेशवा का टाइम था, ये तीनों पेशवा के टाइम में बहुत ही ज़्यादा तेजी से मराठा से एम्पायर बढ़ रहे थे, और ये माना जा रहा था कि मराठा दिल्ली में जो मुगल एम्पायर है उस एम्पायर की जगह मराठा ले सकते थे। लेकिन उस टाइम में क्या होता कि उस टाइम में अफगानिस्तान से अफगान रूलर से अहमद शाह अब्दाली, वो भी इंडिया की तरफ आते थे बार बार। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठा जो पेशवा थे, इनके बीच में लड़ाई हुआ था, और जो बैटल हुआ था 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। इस बैटल में फाइनली मराठास हारे थे, ठीक है। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। तो मराठा सिर्फ हारे नहीं थे, मराठा का मतलब इस तरह से हारे थे ना कि उनका सपना टूट गया। उनका जो दिल्ली में अपना जो अधिकार बनाना, मतलब दिल्ली में अपना कब्जा करना या वहां पे अपना जो झंडा लड़ाना का जो सपना था, ये मतलब ये पूरा बिखर गया, ये पूरा चून चून हो गया वहां पर। अब बात है कि दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो इस टाइम में क्या हुआ था, जैसे ही पानीपत में मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारे, इसी तरह से मराठा स्टेट अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए। तो अलग अलग वहाँ का मुखिया थे, वहां पर उस मुखिया को सरदार कहा जाता है, बिलोंगिंग टू डायनेस्टी साचस, उसमें अलग अलग डायनेस्टी राज करते थे। जैसे वहां पर कुछ जगह में सिंधिया, कुछ होलकर, कहीं पर गायकवाड़, कहीं पर भोसले, ठीक है। ये देखा जाए ग्वालियर, बड़ौदा, सिंधी, ऐसे अलग अलग जगह में ये सब राज करते थे, ठीक है। तो आपके बात क्या है, ये सब चीफ्स क्या कहते थे, दिस चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा। अब ये पेशवा के द्वारा, पेशवा जो होता है कि मराठा जो वहाँ के जो रूलर थे, उस रूलर का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। तो ये पेशवा थे। आप पेशवा ये इसका मुखिया थे, ठीक है। मतलब पेशवा एक कॉन्फेडरेशन सिस्टम लेकर आए थे, उस कॉन्फेडरेशन सिस्टम अंदर ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले थे। अब ये अपने काम के लिए रिपोर्ट करते थे पेशवा के पास, ठीक है। और पेशवा इनको कंट्रोल करते थे। हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। तो इनका क्या होता है कि पेशवा क्या थे, पेशवा उनका मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, ठीक है। तो ये स्पेशली इनका जो बेस सेंटर था कहाँ पर था, पुणे में था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस, तो नाना फडणवीस वह टू फेमस मराठा सोल्जर। तो ये दो जो थे, ये दो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मतलब ये जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले थे, ये सब से बिलोंग करते थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। तो एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, मतलब लेट 18th सेंचुरी के टाइम में ये ज़्यादा फेमस हुए थे। और यही स्पेशली ये दो ही थे जो ब्रिटिश के खिलाफ बार बार करके पंगा ले रहे थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में पेशवा धीरे धीरे करके पेशवा वीक हो रहा था। तो यही स्पेशली अपने पर्सनल लेवल में ब्रिटिश के खिलाफ पंगा ले रहे थे। अब बात है कि वॉर विद द मराठास। अब मराठा के साथ बैटल हुआ था, मतलब इसी बैकग्राउंड जब टाइम पीरियड था, ये सब बैकग्राउंड चल रहा था, इसी टाइम में मराठा के साथ ब्रिटिश लोग लड़ाई कर रहे थे। स्पेशली इंडियन के अंदर कोई यूनिटी नहीं था, तो मराठा को लड़ना पड़ा था, कभी निजाम के साथ, कभी मैसूर के साथ, और कभी देखा जाए मराठा को ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ना पड़ा था डेक्कन प्लेटो एरिया में। तो मराठास क्या किया, द मराठास वर सीड्यूस्ड
इन ए सीरीज ऑफ वार्स। तो मराठास उन्होंने एक साथ बहुत सारे लड़ाई लड़े थे। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782, तो पहला जो लड़ाई था ना वो 1782 में खत्म होता है। 1778, मुझे याद ठीक नहीं आ रहा, 1778 से स्टार्ट हो रहा है, 1782 में खत्म हो रहा है। तो ये ट्रीटी ऑफ सलबाई, सलबाई के वजह से, सलबाई एक ट्रीटी हुआ था उसके वजह से खत्म हुआ। देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री, तो यहाँ पर क्लियरली कोई विक्ट्री नहीं हुआ था। ये एक दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था इसके वजह से। अब सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 था। यहाँ पर क्या हुआ, वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, तो अलग अलग क्षेत्र में ये वार हुआ था, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश, मतलब ये नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था, साउदर्न इंडिया में भी हुआ था। तो रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा, इसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश ओडिशा को उनको मिला था। एंड द टेरिटोरीज नॉर्थ ऑफ द जमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, और ये इसके वजह से उत्तर में जो टेरिटोरी था ना, आगरा और दिल्ली, ये सभी चीज ब्रिटिश को मिल गया था। मतलब इस टाइम के जो हालात था ना, इस टाइम में मुगल एम्पायर का कोई वजूद भी नहीं था, ठीक है। तो आगरा दिल भी मतलब पूरा ब्रिटिश के पास आ गया था। वो मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का, वहां पर पेंशन मिलता था, वो सिर्फ नाम का रहते थे। अब ये जगह पूरा पहले मराठा कंट्रोल करते थे, बाद में जाकर धीरे धीरे करके ये ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के पास आ गया था। फाइनली द थर्ड, मतलब सेकेंड एंग्लो मराठा जो बैटल हुआ था, यहां से मराठा धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 टू 1819 क्रश्ड मराठा पावर, इस टाइम में मराठा पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो 1817 से 1819 तक हुआ था। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद ए प्रिजन, पेशवा को यहाँ पर इस समय में हटाया गया था, उनको रिमूव किया गया था पेशवा के पद से, और उनको कहाँ भेजा गया, बिठूर में भेजा गया, जो कानपुर के पास है। वहां पर उनको एक पेंशनर बनाया गया, मतलब उनको महीने का सिर्फ तनख्वाह ही मिलेगा, ठीक है, वो पेंशन लेकर वहां पर खुश रहे, ठीक है। वहां पर उनको उसका पेशवा नहीं है वो। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटोरीज, द कंपनी ने क्या किया, ये उनका जो मराठा के जो टेरिटोरी है इसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, साउथ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। यानी विंध्य जो पर्वत है, जो बोला जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया के बीच में डिवाइडेशन लेकर आते हैं, ये विंध्य पर्वत से साउदर्न पार्ट, मतलब पूरे साउदर्न इंडिया को उन्होंने कब्जा कर लिया, ये 1819 में फाइनली जाकर, ठीक है। तो 1799 में देखा जाए तो मैसूर के पतन हुआ। मैसूर के पतन होने के बाद भी देखा जाए तो तब तक मराठा भी पंगा ले रहे थे ब्रिटिश के साथ, लेकिन फाइनली 1819 में जाकर उनके 1799 के बाद कम से कम 20 साल के बाद मराठा का भी डिक्लाइन हो गया। अब पूरी तरीके से साउदर्न इंडिया में ब्रिटिश का ही राज चल रहा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्ट्री है, द क्लेम टू पैरामाउंसी, मतलब मैं हूं सुप्रीम पावर, ठीक है। तो ये चीज वो लेकर आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। द क्लेम टू पैरामाउंसी मतलब वो मानते थे कि वो सुप्रीम में है। तो देखते हैं ये क्या चीज है। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के 1813 से स्टार्ट करके 1823 तक, ठीक है, 1813 से स्टार्ट करके 1823 तक, उन्होंने एक नया पॉलिसी लेकर आए जो पैरामाउंसी was initiated। तो ये नया पॉलिसी, पैरामाउंट मतलब सुप्रीम, ये नया पॉलिसी उन्होंने लेकर आए। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट ऑफ और सुप्रीम। तो कंपनी आप क्लेम कर रहे हैं कि हम है सुप्रीम या हम है पैरामाउंट सी, ठीक है, हम है पैरामाउंट। तो हमारे अंदर भी जो इंडिया के जो अलग अलग किंगडम होता है या टेरिटोरी से, ये सभी हमारे अंदर आते हैं कि ये हमारे बराबर का नहीं है, हम उनसे आगे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास सरेंडर करें। Hence its power was greater than of Indian states। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम इंडियन स्टेट से बहुत ही ऊपर है, तो हमारे सामने सरेंडर करे, इसी टाइप का उन्होंने बोला था। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड एंड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से उन्होंने एक तरीके से उनको डराना स्टार्ट कर दिया, धमकाना स्टार्ट कर दिया इंडियन स्टेट को कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते, हम तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते, मतलब इसी टाइप का उन्होंने धमकाना स्टार्ट कर दिया था। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। अब ये जो उनका सोच था ना, इसके वजह से उनके आगे का जो कदम था, वो कदम इसके वजह से धीरे धीरे करके चल रहा था, ठीक है। जैसे ब्रिटिश ने आगे जो कदम लिया था, इसके बाद ब्रिटिश ने बहुत सारे अलग अलग स्टेट को कैप्चर किया था। तो ये जो सोचना था ना ब्रिटिश का, पैरामाउंसी वाला सोच, ये सोच ही ब्रिटिश को इसमें हेल्प किया था कि आगे जाकर उनका सोच और भी आगे बढ़े, ठीक है। तो ये उनका मानना था। तो ऑलरेडी उन्होंने क्या किया, एक तो ले लिया सब्सिडियरी अलायंस, दूसरा क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। तो ये दो चीज जो ब्रिटिश को धीरे धीरे इंडिया में कब्जा करने में उनको बहुत ही ज्यादा मदद किया था।
और ये उनका चाल था। ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो वो वाला बंदा जो जिन्होंने 1813 से 1823 तक उन्होंने पैरामाउंटसी वाला मतलब राज किया था, गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने उस टाइम में ये क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी लिया था। उसके बाद ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के खिलाफ लड़े थे। देखते हैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ टोटल 3 वार हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो कभी भी अफगानिस्तान के जो बैटल था ना, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, मतलब 3 अलग अलग वार हुआ था, बहुत दिनों तक ये चला था। जो भी हो, हम लोग देख थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। तो 1830 के बाद से ना ईस्ट इंडिया कंपनी उनको रशिया को लेकर उनका चिंता आ गए थे, ठीक है। अगर इंडिया का मैप देखो तो अफगानिस्तान आता है क्या, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है। अब नॉर्थ वेस्ट में पार्ट आता है अफगानिस्तान को, अगर उसके ऊपर में आता है वहां पर आता है हिंदू कुश, जो माउंटेन्स आते हैं, अगर उसको क्रॉस करे तो आ जाता है मिडिल ईस्ट, यानी ईरान आ जाता है वहां पर। अब वहां से उसके ऊपर भी थोड़ा ऊपर चले तो रशिया के एम्पायर आ जाता है, तो यानी रशिया का वहां से आने का बहुत ही ज्यादा चांस था। तो इस टाइम में क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंताशील थे कि रशिया आ सकता है। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया। तो वो सोचते थे कि रशिया अपना जो एम्पायर है वो एम्पायर एशिया की तरफ उन्होंने एक्सपेंड करेंगे एंड इंटर इंडिया, और इंडिया में घुसेंगे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट के तरफ से, ठीक है। तो ड्राइवन बाय दिस फेयर, तो ये जो उनके मन में जो डर बैठा था, इसमें क्या हुआ था, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो ब्रिटिश इसके लिए चाहते थे कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को सुरक्षित बनाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने उस सोच के ऊपर बेस करके उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। दे फॉट ये प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू एंड 1842। तो उन्होंने इसके वजह से उन्होंने 1838 से 1842 तक बीच में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई किया था एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और उसके वजह से उन्होंने एक इनडायरेक्टली रूल वहां पर उन्होंने स्टैब्लिश किया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जैसे अफगानिस्तान को उन्होंने हराया था, उसके बाद भी देखा जाए 1843 के आसपास, मुझे जितनी याद है, उन्होंने उस टाइम में वहाँ पर सिंध के ऊपर भी उन्होंने अपना कब्जा एस्टैब्लिश किया था, सिंध, ठीक है। पाकिस्तान में अभी जो सिंध प्रोविंस आता है उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा लिया था। तो इसी तरह से ब्रिटिश ने नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री है उसको सुरक्षित करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और अफगानिस्तान के खिलाफ उनका और भी बहुत ज़्यादा बैटल हुआ था। बाद में जाकर मुझे जितना याद आ रहा है कि 1878 से 79 तक वहाँ पर एक बैटल हुआ था, और उसके बाद 20th सेंचुरी में जाकर भी और एक बैटल हुआ था। मुझे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, शायद लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में, जो भी हो। तो उसके बाद ये देखते हैं सिंध एंड पंजाब। सिंध वाज टेकन अंडर इन 1843 में सिंध को कब्जा कर लिया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, उसके बाद सिर्फ पंजाब बाकी था। पंजाब उस टाइम में बहुत पावरफुल थे, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। अब वहां का जो रूलर थे ना, वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ये उस टाइम में कंपनी को बहुत ही ज्यादा मतलब पेचीदा दे रहे थे, कंपनी के साथ इसका बहुत ही ज्यादा पंगा चल रहा था। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक कंपनी कुछ नहीं कर पाए। जैसे रणजीत सिंह का डेथ हुआ 1839 में, ट्रू प्रोलॉन्ग्ड वार्स वर फॉट विद द सिक्स किंगडम। कंपनी ने सोचा अभी यही मौका है। उन्होंने क्या किया, लगातार 2 वार लड़े सिख के खिलाफ, ठीक है। उनका मेन टारगेट था पंजाब को कब्जा करना, क्योंकि उनका नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री को सुरक्षित बनाना है पहला, और दूसरी बात है नॉर्थ वेस्ट में उनका टेरिटोरीज एक्सपेंड करना है। तो उन्होंने इस सर्च के ऊपर बेस करके उन्होंने आगे बढ़ रहे थे। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड। तो उसके बाद फाइनली 1849 में 2 वार के बाद पंजाब को उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया था, और ये हुआ था लॉर्ड डलहौसी के टाइम पीरियड में, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौसी के टाइम पीरियड में 1849 में फाइनली पंजाब को कब्जा कर लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट, ये महाराजा रणजीत सिंह के उनके कोर्ट का एक तस्वीर है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। आप यही तक देखो कैसे ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर यहाँ पर एक्सपेंड किया है। ये जो मैप ए देखो, पहले मैप ए में ये जो येलो वाला पोर्शन है ये सिर्फ ब्रिटिश टेरिटोरी है, ठीक है। पहले कितना कम था, ये 18th सेंचुरी के जो लेट 18th सेंचुरी में है उस टाइम की पीरियड के बाद किया, कितना कम था। अब उसके बाद मैप बी में देखो कैसे धीरे धीरे करके ब्रिटिश जो टेरिटोरी है ये बढ़ रहा है, और रेड वाला पोर्शन धीरे धीरे कम खत्म हो रहा है, रेड नहीं ये ऑरेंज वाला पोर्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और येलो वाला पोर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और फाइनली जाकर मैप सी में देखो,
यहाँ पर ब्रिटिश टेरिटोरी कितना बढ़ गया, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल है बढ़ गया। और बाकी जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये रेड वाला पोर्शन भी डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर। जैसे मैंने हैदराबाद का बात बोला हूँ, ये सब्सिडरी आइलैंड्स में साइन कर लिया था, ठीक है। मैसूर के मैं बात बोला, वहां पर बाद में जाकर उदयपुर को वहां पर बिठाया गया था, तो उदयपुर को बिठाकर उनको सब्सिडरी आइलैंड्स को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसी तरह से ये भी ब्रिटिश के एम्पायर के अंदर ही एक तरीके से थे, ठीक है। तो नेक्स्ट, उसके बाद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थे जिसके वजह से इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश के जो एम्पायर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्पायर एक्सपेंड हुआ था, जैसे पहले सब्सिडियरी आइलैंड्स के वजह से या उसके बाद पैरामाउंट सी के क्लेम ऑफ पैरामाउंट सी की वजह से, तो ये भी एक तीसरा आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। मतलब ब्रिटिश लोग हमेशा कि सिर्फ बैटल करो और जीतो टेरिटोरी, इसी तरीके से वो अपनाए नहीं थे, वो दूसरी तरीका भी अपनाए थे, तो वो भी एक थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या चीज़, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्चुअल मतलब चूक का सिद्धांत, इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग आता है चूक का सिद्धांत। तो देखते हैं क्या चीज है। द फाइनल वार ऑफ एनेक्सेशंस ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डालहौसी। तो लॉर्ड डालहौसी का जो टाइम पीरियड चला था ना 1848 से 1856 तक, उस टाइम पीरियड में वो जब इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे वो बंदा। तो अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इसके मदद से भी उन्होंने धीरे धीरे अपना जो षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया था। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ, अब उनका जो पॉलिसी था, ये पॉलिसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड, तो इस डॉक्ट्रिन में क्या गया, मतलब इस सिद्धांत में क्या बोला गया था, दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड, अगर कोई भी इंडियन रूलर मारे जाए विदाउट ए मेल हेयर, मतलब उसका कोई भी अगर जो वंश है ना, उस वंश में कोई भी मेल इंसान जन्म ना ले, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से एक राजा का एम्पायर का या एक किंगडम का मैं एक राजा हूँ, अगर मेरा जो संतान आए उस संतान में, यानी जो चाइल्ड आए वो चाइल्ड अगर लड़की हो या ना मेरा ना हो, ठीक है, तो ये मेरा किंगडम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मेल चाइल्ड हो तो सिर्फ वो मेरा किंगडम रहेगा, ठीक है। मेरे बाद मेरे मेल चाइल्ड वो सिंहासन में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया कि अब मेल हेयर इस किंगडम उठ लैप्स, अगर कोई भी मेल चाइल्ड यहाँ पर ना हो तो उसके वजह से उसका चूक हो गया, अब उसका जो किंगडम है उसको कब्जा कर किया जाएगा। दैट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटोरी, अब वो धीरे धीरे करके कंपनी के टेरिटोरी के पार्ट हो जाएगा। यानी अगर तुम्हारे कोई संतान नहीं है या तुम्हारे मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो इसके वजह से तुम्हारे जो टेरिटोरी है तीन लोगों को छीन लिया जाएगा तुम्हारे पास से। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्सेड सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन, तो इसके वजह से भी बहुत सारे किंगडम को यहाँ पर धीरे धीरे करके कब्जा किया गया था। जैसे पहले स्टार्ट हुआ था सतारा से, 1848 में सतारा, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में। झांसी के बारे में तो सुना है कि झांसी के रानी जो थे ना लक्ष्मीबाई, उनके ऊपर मूवी भी आ चुका है, तो मणिकर्णिका के ऊपर, ठीक है। तो ये से बहुत सारे किंगडम को ब्रिटिश ने अपने जो षड्यंत्र से ये लूटना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे ब्रिटिश ने अपना अपना पॉलिसी बनाया था, ये उनमें से एक खतरनाक पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद अवध, ये भी ब्रिटिश का एक षड्यंत्र था। कैसे? अवध जो आज के दिन में अयोध्या, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके बारे में। फाइनली इन 1856, तो 1856 में क्या हुआ, द कंपनी ऑल्सो टूक ओवर अवध, उन्होंने अवध को भी कब्जा किया। द टाइम द ब्रिटिश हैड एन ऑडिट आर्गूमेंट, उस टाइम में ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने एक सिद्धांत में आए थे, दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, तो ये वो इस चीज में अपने कर्तव्य से वो इतना मजबूर है कि टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट, कि वो अवध को कब्जा करे और वहाँ के जो लोगों को मुक्ति दे, वहाँ के जो नवाब का जो मिस गवर्नमेंट चल रहा है, मतलब नवाब का जो अपशासन चल रहा है, ठीक है, तो इससे वो उनको मुक्ति दे। एनरैग्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वर डिस्पोर्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खतरनाक तरीके से, मतलब शोषण करने के तरीके से वहां के जो नवाब थे उस नवाब को हटाया गया। द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंट द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857, फाइनली उन्होंने वहां के जो लोग थे वो लोग रिवोल्ट में 1857 के रिवोल्ट में ज्वाइन किया था अपने अवध को लेकर। बात यहाँ पर हुआ था कि अवध को लेकर उन्होंने एक नया तरकीब अपनाया, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस को उन्होंने माना नहीं था अवध के लोग, ठीक है। अब अवध के लोग उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी माने नहीं थे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोला गया कि अगर कोई भी लड़का मतलब आपका मेल हेयर ना हो तो उसको अपना आपका वहाँ पर राजत्व नहीं चलेगा, तो वहाँ पर मेल हेयर थे तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन अवध को कैसे कब्जा किया गया, अवध को कब्जा किया गया कि वहाँ पर मिस गवर्नमेंट के
ये उन्होंने षड्यंत्र अपनाया कि बोला कि अब तुम वहां पर जो शासन कर रहे हो, ये शासन अब तुम ठीक तरीके से कर नहीं रहा हो, ठीक है, तो ये तुम यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो मैं इस जगह पर शासन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से शासन करने से हटा रहा हूँ और इस जगह को मैं अपने अंदर ले रहा हूँ। तो इसी तरह से ब्रिटिश ने अवध के जो वहाँ पर पहले नवाब थे, उस नवाब को वहाँ से हटा दिया और नवाब की जगह में वो अपना कब्जा वहाँ पर बनाया था। तो इसी तरह से हटा था। अब बात है कि लोग के ऊपर वो नवाब अत्याचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये तो डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगा ना, लेकिन जनता के बाद में भी नहीं सुना था उस टाइम में, तो ये चीज वहां पर ये प्रॉब्लम हुआ था। अब इसके वजह से ये क्या हुआ था, अवध भी बाद में जाकर जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसमें शामिल हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज वहां पर हुआ था। तो ये जो ब्रिटिश ने एक के बाद एक नहाना बहुत सा अलग अलग मतलब तरकीब निकालकर इंडियन को लूटना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया के जो किंगडम थे, मतलब उनके टेरिटोरी से इंडियन राजा को हटा रहे थे और उसको लूटना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने ये, इसके बाद क्या हुआ था, 1857 में एक बड़ा सा रिवोल्ट हुआ था, जो एक्चुअली पहले सिपाही म्यूटिनी से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर से स्टार्ट कर हुआ था वेस्ट बंगाल में, बाद में जाकर ये बहुत ही ज्यादा फैला था पूरे इंडिया में, और ये एक ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बन गया था। बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं, ठीक है, या बोलते हुए एक ग्रेट रिवोल्ट भी बन गया था। अब इस रिवोल्ट में बहुत सारे ये सब राजा शामिल हुए थे जिस राजा को अपने किंगडम से हटाया गया था, ठीक है। ये सब राजा यहाँ पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी, नाना साहेब, ऐसे करके बहुत सारे मतलब रूलर्स यहाँ पर शामिल हुए थे। अब ये रूलर्स यहाँ पर वो चाहते कि अपने किंगडम उनके पास वापस आ जाए, तो ये से करके वहाँ पर रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट भी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और ये रिवोल्ट के बाद भी जब फाइनली इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था ना 1858 में, तब ब्रिटिश को ये समझ में आया कि इस तरीके से इंडियन के अगर किंगडम को अगर छीना जाए या टेरिटोरीज को छीना जाए तो लोग इसी तरह से बार बार रिवोल्ट कर सकते। तो इसके वजह से उन्होंने ये घोषणा की थी कि इसके बाद इसी तरह से उनका टेरिटोरी छीना नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज ये वीडियो यही था, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। इस वीडियो में तो पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जाकर हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी पार्ट बाकी है यहाँ पर इस वीडियो में, जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन या छोटा मोटा जो चीज़ इकोनॉमी से रिलेटेड है उस चैप्टर, उसमें इस बाकी जो एक थर्ड वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज यही था, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।